गुड मॉर्निंग सबके लिए। कैसे हैं? यस, वेलकम टू द चैतन्य अकेडमी। ज्वाइन कर लीजिए। आज का एक बेहतरीन सेशन, चौथे दिन की क्लास है ये एनसीईआरटी पर, और आप सभी का वेलकम है। बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको तैयार करेंगे। देखिए, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल हमने भारत की भौगोलिक विशेषताएं और इसकी सांस्कृतिक विशेषताओं पर एक फोकस डाला था और आपको बताया था, जिसमें बीच में हमने एक टॉपिक और ऐड कर लिया था जिसका नाम था भारत का नामकरण। किस किस तरीके से भारत को इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, इंडीज, फाइव इंडीज या बहुत सारी चीज़ों को मतलब नाम लेकर के इन्होंने बताया था। उस पूरे कॉन्सेप्ट पे मैंने बात की थी। अब लोग सबसे पहले जब आगे बढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की किताब देखते हैं आप, तो लोगों के निवास स्थल पर आ, हमारी बातें आती हैं। सबसे पहले निवास स्थल, या फिर हम लोग इसको आवास कहते हैं, कि प्रारंभ में मनुष्य का आवास कहाँ था, और प्रारंभ में मनुष्य का आवास कहाँ था, और प्रारंभ में मनुष्य का आवास किस प्रकार का था। ये दो चीजें आती हैं। यस, नमस्कार सबके लिए। तो सबसे पहला एक टॉपिक हम बात करते हैं कि लोग रहते कहाँ थे। कई लाखों वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे। तो एक क्वेश्चन आता है कि कई लाखों वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे। ये एनसीईआरटी आपको बताएगी। इस पे मैंने कुछ बढ़िया चीजें आपके साथ सेट करने का प्रयास किया है। जैसे ये एक मैप है। इस मैप को आप देखिएगा, ये उपमहाद्वीप यानी कि भारत और उसका एक प्राकृतिक मानचित्र है। पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ पे मैं जो मैप दिखा रहा हूं वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? अब इसमें आपको एक तट दिखाई दे रहा है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं इस तट को। ये जो तट है, ये नर्मदा नदी का तट है। इधर ये सतपुड़ा नदी आ जाएगी। इधर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ताप्ती नदी है। ठीक है ना? ये विंध्य की पहाड़ियां हैं, जहां से कल हमने आपको दक्षिणा पथ के बारे में बताया था। और दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट गंगा घाटी के लिए चला जाता है यहां से, और ये हिमालय स्टार्ट हो जाता है, और ये यमुना नदी है। ठीक है ना? ये सोन नदी है, आपको यहाँ पे ध्यान दिखाई देगा। और इसी एरिया में कहीं पाटिलपुत्र आता था, आपको ये बताया था मैंने। तो वो तो बहुत आगे वाली चीज थी जाकर के। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें कि कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, तो प्रारंभिक भारत में जो लोगों के निवास स्थल का पता चलता है, वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, ऐसा पता चलता है। तो भारत में प्रारंभिक जो लोग थे, प्रारंभिक लोग भारत में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। और नर्मदा नदी के लिए मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिया। ये जो तट है, ये नर्मदा नदी का तट है। ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ पे नर्मदा नदी है। सबसे पहले भारत के लोगों का यहाँ पे हमें एक बसावट दिखाई देता है। गुड मॉर्निंग ले लिया। मैंने ये पूछा था, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो बताइए, तब मजा आएगा। अब यहाँ पर जो नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे, इनमें से कुछ लोग कैसे थे? इनमें से कुछ लोग कुशल खाद्य संग्राहक थे। क्या थे? इनमें से कुछ लोग कुशल खाद्य संग्राहक थे। सब चलेगा, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज मैं क्लास के बाद बता दूंगा आपको, ठीक है ना? कुछ लोग कुशल खाद्य संग्राहक थे और कुछ लोग कुशल शिकारी थे। अब ये लोग क्या करते थे? खाद्य संग्राहक थे, तो आसपास के जंगलों की इनको पूर्ण तरीके से परिचित मतलब स्थिति थी या जानकारी थी। आसपास के
जंगलों से यह पूर्णतः परिचित थे। आसपास के जंगलों से यह पूर्णतः परिचित हुआ करते थे। ठीक है ना। अब आपको एक चीज और देखनी है, इसमें ढंग से देखिएगा। आपको यहां पर ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये सुलेमान की पहाड़ी है और इसे किरथर की पहाड़ी भी कहते हैं। वर्तमान क्षेत्र में हम अगर इसको ले जाएं तो ये अफगानिस्तान या इधर कांधार के स्थिति में चला जाता है। आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी का कॉन्सेप्ट यहां तक था पूरा। और ये जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, ये कुछ बयां करती हैं। ये क्या बयां करती हैं कि मानव ने सबसे पहले लगभग आज से 8,000 वर्ष पहले इन्हीं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में गेहूं उपजाना प्रारंभ किया था। हम पढ़ते हैं मेहरगढ़ के बारे में, लेकिन मेहरगढ़ से पूर्व की स्थिति को देखेंगे तो मेहरगढ़ तो आपने पर्टिकुलर एक पॉइंट पकड़ लिया। भारत में भी जब हम पाषाण काल की शुरुआत करेंगे तो एक पॉइंट पकड़ के चलेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हम बात कर रहे हैं इसकी। तो यहां पे आपको ये समझना है, ये मैटर आपने लिख लिया हो तो इसको नोट करिए, मैं इसको मिटाऊंगा, फिर मैं ये सुलेमान किरथर का मैटर यहाँ पे लिखूंगा ताकि मैप के सहारे आपको चीजें समझ में आ जाएं। अगर ये लिख लिया हो तो एक बार डन लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैसेज डाला नहीं मैंने इनको क्लास में, बोल देता हूँ बच्चों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबके लिए गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये डन हो गया। अब सुनिएगा कहानी आगे की क्या थी। ये जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, इन सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, यहां पे बात कर रहा था मैं आपके साथ, ये है किरथर की पहाड़ी, ये है सुलेमान की पहाड़ियां। इन पहाड़ी इलाकों में सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, हम लिखेंगे यहां पर सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियां। यहां पर लगभग 8,000 वर्ष पूर्व मानव ने क्या किया। हम पाषाण काल नहीं पढ़ रहे, हम पाषाण काल में मनुष्य की कृषक उत्पादक अवस्था को पढ़ रहे हैं। वो टॉपिक अलग होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव का उद्विकास कैसे हुआ, वहां होमोसेपियंस तक की कहानी अलग बिंदु पे आएगी। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के अनुसार बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले मनुष्य जिसने बस्तियां बसाई, तो वो बस्तियां बसने के पीछे नवपाषाण काल में खेती ही प्रमुख रीजन थी। और खेती के कॉन्सेप्ट पर हम लोगों को ये समझना है कि 8 वर्ष पूर्व मानव ने क्या किया था, यानी स्त्री पुरुष दोनों ही थे यहाँ लगभग, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इन क्षेत्रों में गेहूं तथा जौ जैसी फसलें उपजाई। ये न केवल कृषि के अस्तित्व के बारे में बात कर रहा है, 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, वेरी गुड। ये न केवल कृषि के अस्तित्व में बात कर रहा है, बल्कि ये बताता है कि उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल के अलावा कुछ पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया था। इसके साथ ही इन्होंने भेड़ बकरी
गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया। क्या था ये समझिए। इस मैप के माध्यम से आपको चीजें आ जाएंगी समझ में, ठीक है ना। लिखिएगा फटाफट। गुड मॉर्निंग, 9 बजे होती है बेटा क्लास रोजाना। हाँ, आज मैं मैसेज डालना भूल गया था, क्लास स्टार्ट कर ली थी। अब ये जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। लिखिए, इसके नीचे लिख देना, ये लोग ग्रामीण बस्तियों में निवास करते थे। अच्छा, एक चीज समझिए, हमने आपको ये बताया था कि विंध्य विंध्य के ये पहाड़ियां हैं, विंध्य की पहाड़ियां ये हैं, ये विंध्य की पहाड़ियां हैं। इस विंध्य के उत्तर में कहीं हमें एक ऐसा क्षेत्र भी दिखाई देता है जहां मनुष्यों ने बहुत पहले चावल उगाना प्रारंभ कर दिया था। आप आज की खोजों के आधार पर पढ़ते हो क्या? कोल्डी हवा। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ठीक है ना। तो अब सुनिएगा, समझिएगा। ये लोग ग्रामीण बस्तियों में निवास करते थे। जिस क्षेत्र में सबसे पहले चावल उपजाया गया, वह विंध्य के उत्तर में प्राप्त होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो मैं आपको सीधी सीधी लिखा रहा हूं। कैसे चैप्टर वाइज करवाना है भाई? बताइएगा। तो ये लिखिए फटाफट से, ये कहां थी? ये विंध्य के उत्तर में थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सिंधु नदी है और इसके आसपास ये देखिएगा, सतलज नदी है, रावी नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, ब्यास नदी है। ये पूरा जो कंसेप्ट है, इसके आसपास भारत में लगभग लगभग 4700 से 5000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभिक नगर जो है फले फूले थे, या प्रारंभिक नगर जो है वो पनपना प्रारंभ हुए थे। तो इसी में हम लोग ये बात ऐड करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। आज से लगभग 4500 से 5000 बीसी के मध्य सिंधु नदी घाटी एवं सिंधु नदी घाटी एवं इसकी सहायक नदियों तथा गंगा एवं यमुना के आसपास कुछ प्रारंभिक नगर पनपे थे।
मतलब वो ग्रामीण बस्तियां थी जो इस तरीके का वर्क कर रही थी, और ये क्या है, नगरीय बस्तियां हैं। ठीक है ना। पूर्ण रूप से इन नगरों का विकास 2500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देता है। पूर्ण रूप से इन नगरों का विकास 2500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देता है। लिख लीजिएगा। गंगा एवं इसके दक्षिण में स्थित सोन नदी के पास वर्तमान बिहार में मगध साम्राज्य विकसित हुआ था। मगध साम्राज्य विकसित हुआ था। यहां के शासक पावरफुल थे, जिन्होंने पहली बार भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। क्या अब आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहली बार ग्रामीण बस्तियां कहां विकसित हुई? क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहली बार नगरों का प्रारंभ कहां हुआ, कैसे हुआ? और क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहली बार एक विशाल राज्य, एक विशाल साम्राज्य कहां और कैसे पनपा? इन तीन चीजों पे आज तक की कहानी क्लियर हो चुकी है। प्रारंभिक मनुष्य नर्मदा के किनारे मिलता है। जहां पर हम किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों की बात करते हैं, तो उस मनुष्य ने जौ और गेहूं जैसी फसलों की खेती प्रारंभ की थी। और साथ ही मैंने आपको बताया कि चावल की खेती विंध्य के उत्तर में की गई थी सबसे पहले, और फिर धीरे धीरे पूरा सिंधु घाटी के आसपास का इलाका, गंगा और यमुना के आसपास के इलाके में लगभग 4500 से 5000 के आसपास आरंभिक नगर बसना प्रारंभ हुए, जिनको हम लोग, जैसे अगर सिंधु सभ्यता में बात करें तो प्राक हड़प्पा वाली पोजीशंस देख सकते हैं, जब ग्रामीण संस्कृतियों में सिंधु सभ्यता का बीजारोपण हो रहा था। और लगभग 2500 बीसी के आसपास आकर के ये नगर अपनी पूर्णता अवस्था में आ गए थे। और फिर गंगा नदी के दक्षिण में स्थित सोन नदी के किनारे एक बृहद साम्राज्य मगध के नाम से डेवलप हुआ। शासक बड़े पावरफुल थे, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इतना पढ़ा है आज आपको। बताइए, क्लियर हो गया ये यहां तक का मामला पूरा? इस समय भी लोग एक
महाद्वीप से या एक उपमहाद्वीप से दूसरे में यात्राएं करते थे, जिसके भिन्न कारण थे। कई बार शिकार एवं भोजन की तलाश में, कई बार व्यापारिक यात्राएं होती थी, कई बार सेनाएं विजय अभियान हेतु जाती थी, कई बार कुछ धार्मिक गुरु अपनी शिक्षा के प्रसार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। उन लोगों को क्या पड़ता था, जरूरत पड़ती थी। इन यात्राओं में नदी, समुद्र, पर्वत, जंगल और रेगिस्तान, सभी का सामना इनको करना सिखा दिया था। रेगिस्तान में भी ये लोग सरवाइव कर सकते थे, ये समुद्र में भी सरवाइव कर सकते थे, ये जंगल में भी सरवाइव कर सकते थे, और ये व्यक्ति हर जगह क्या कर सकते थे, अपना जीवन यापन ढूंढ सकते थे। ऐसी थी हमारी प्रारंभिक कम्युनिटी। लिखिए फटाफट, फिर आगे बात करेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। मगध में चावल की खेती होती थी। यूपी के आसपास, यूपी बिहार का वो इलाका पूरा टच था विंध्य के ऊपर वाला, तो वहां जनसंख्या अधिक हुई थी। डेफिनेटली ये सब कारण हो सकते हैं बच्चागिरी। बहुत बढ़िया रिसर्च आपकी। लिखिए इसको जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड। देखिए अब नेक्स्ट लिखिएगा, अगला कंसेप्ट क्या कहता है आपका। इतिहास की कुछ शब्दावली, इतिहास की शब्दावली कुछ नई और कुछ पुरानी। देखिए इसका मैटर क्या है। हमारे पास 12वीं सदी में एक व्यक्ति था, 12वीं सदी में एक अरबी व्यक्ति था जो कि भूगोल वेत्ता था, अल इद्रिसी। ये एक अरब भूगोल वेत्ता था। इसने क्या किया था, विश्व का मानचित्र तैयार किया था सबसे पहले, ठीक है ना। इसने 1154 में विश्व का मानचित्र तैयार किया। इसने क्या किया था, 1154 में विश्व का मानचित्र तैयार किया। विश्व का मैप बनाया, विश्व का नक्शा बनाया, इसको मानचित्र कहते हैं।
इसने क्या किया, भारत को भी उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। इसने विश्व के इस मानचित्र में भारत को भूमि से लेकर और समुद्र तक दिखाया है। कहां तक दर्शाया, भूमि से लेकर समुद्र तक इसने भारत को दर्शा दिया, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या किया था, इसने दक्षिण भारत उस जगह दर्शाया है जहां हम आज उत्तर भारत की बात करते हैं। अल इद्रीसी अरब भूगोलवेत्ता 1154 में विश्व का मानचित्र तैयार करता है। दक्षिण भारत उस स्थान पर दिखाया है जहां हम आज उत्तर भारतीय क्षेत्र को देखते हैं, ठीक है ना। और इसने इस पूरे मानचित्र में स्थानों के जो नाम दर्शाए वो अरबी भाषा में दिए। स्थानों के नाम किस भाषा में दर्शाए हैं, अरबी भाषा में इसने दर्शाए हैं। लिखिएगा फटाफट। अब हम फिर इसकी तुलना करते हैं, इसकी कंपेरिटी करते हैं। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार था जिसने 1720 के आसपास एक मानचित्र तैयार किया था, एटलस नूवो, गिवलोम द लिस्ले एटलस नूवो। क्या नाम था, गिवलोम द लिस्ले एटलस नूवो। उसके मानचित्र से हम इसकी मानचित्र की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आप लिखिए फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। 1720 में निर्मित विश्व के मानचित्र इसका निर्माता कौन था, फ्रांसीसी मानचित्रकार था गिवलोम द लिस्ले। ठीक है ना। और इस गिवलोम द लिस्ले ने क्या बनाया था, एटलस नूवो निर्मित किया था। क्या निर्मित किया था, एटलस नूवो। विश्व का मानचित्र तैयार किया, इस मानचित्र को हम लोगों ने एटलस द नूवो 1720 देखा था, और ये इसी व्यक्ति ने क्या किया था, तैयार किया था। अब जब हम एटलस द नूबो से इस अल अद्रीसी के मानचित्र के बारे में तुलना करते हैं तो इसकी तुलना अल अद्रीसी के मानचित्र से करने पर काफी सूचनाएं बदल जाती हैं। काफी सूचनाएं परिवर्तित हो जाती हैं। एटलस द नूवो में 1720 में भारतीय तटों को बड़े सूक्ष्म और बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है।
जितने भी अरबी, यूरोप के जितने भी नाविक थे या व्यापारी थे, ठीक है ना, यूरोप के सभी नाविक एवं व्यापारियों ने इसी मानचित्र का प्रयोग करते हैं। एक चीजों का स्ट्रक्चर दिमाग में डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ भाई नूरताराम, क्या पूछना चाहते हो आप, बताओ, पूछो। चंपारण, अहमदाबाद, मिल मजदूर और खेड़ा आंदोलन करवा दिया ना? करवा दिया क्या बच्चों? करवा दिया यार, बढ़िया, और कराया है। ये कुछ ऐसा सिस्टम था, मैंने आपको ये चीज बताई थी, हमारा कॉन्सेप्ट था इतिहास की शब्दावली, कुछ नई कुछ पुरानी, और इतिहास की वो राष्ट्रीय आधुनिक भारत में देखो ना जाकर के। मैं बता दूंगा, इतिहास की शब्दावली कुछ नई कुछ पुरानी, और इस शब्दावली के आधार पर ये चीज थी। फिर ये शब्दावलियां समय समय पर क्या होती रही, ये बदलती रही, ठीक है ना। इतिहास में समय के साथ साथ ये सूचनाएं एवं इनका स्वरूप बदलता रहा। अच्छा, कैसे बदलता रहा? जैसे आपने देखा होगा, एक व्यक्ति था मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज ने क्या लिखा? तबकात नासरी। ये जो ग्रंथ लिखा तबकात नासरी, इस ग्रंथ में मिनहाज उस सिराज ने क्या किया है? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। क्या किया इसमें? मिनहाज उस सिराज ने प्रयोग किया किसके लिए? हिंदुस्तान शब्द का। अब भैया इसने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, वो हिंदुस्तान शब्द इसने किस क्षेत्र के लिए? दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों के लिए किया, ठीक है ना। हिंदुस्तान शब्द इसने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों हेतु किया है। अब दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र कौन कौन से हैं? पंजाब था क्या? हरियाणा था क्या? दिल्ली था क्या? उसके आसपास के इलाके, भाई पंजाब हरियाणा दिल्ली, उसके आसपास के इलाके, या फिर गंगा यमुना दोआब? मतलब इस व्यक्ति की नजर में हिंदुस्तान सिर्फ ये था, वो हिंदुस्तान इसको बताता है, ठीक है ना। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, 16वीं शताब्दी में बाबर आया, ठीक है ना। और बाबर ने बाबरनामा लिखा, उसमें जो उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया है।
तो दोनों ही चीजों में बड़ा अलग सा अंतर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक इसी तरह या ठीक इसके विपरीत 16वीं शताब्दी में बाबर ने बाबरनामा में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, और ये वाला जो हिंदुस्तान शब्द था वो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए था। ठीक है ना? वो क्या था? वो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए था। वो वहां की भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन करता है बाबर। तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से इसी तरीके से 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया था। तो सब कुछ एक ही था, बस व्यक्ति विशेष के आधार पर उसके मायने बदल रहे थे। ठीक है ना? हिंद शब्द का प्रयोग किया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, ये चीज समझने की थी। आई थिंक समझ ली होगी आप लोगों ने। बताइए, मैं एक बार राजकमल सर का कॉल आ रहा है, उठा लेता हूं। देखो, इस पूरे कॉन्सेप्ट से एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि प्रत्येक इतिहासकार को प्रत्येक शब्द का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए। कहने का निष्कर्ष यह है कहने का निष्कर्ष यह है कि इतिहासकार को किसी भी शब्द का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। यूं ही किसी शब्द को उठा करके हम लोग फेस नहीं कर सकते। ठीक है ना? सजगता रखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
जैसे वर्तमान में हम विदेशी शब्द का जो उपयोग है वो किसके लिए करते हैं? जो व्यक्ति भारत भूमि का ना हो। यस या नो बताओ। हम आज की डेट में विदेशी किसके लिए यूज करते हैं? जो व्यक्ति भारत भूमि का नहीं हो। लेकिन यही शब्द मध्य युग में गांव में आने वाले किसी अनजान के लिए भी किया जाता था। प्रयुक्त होता था, यानी कि कोई दूसरे व्यक्ति मतलब कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आ गया तो भी उसको विदेशी कह देते थे। ठीक है ना? ऐसे व्यक्ति को विदेशी कह देते थे जो उस गांव की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उसे भी हम लोग उस टाइम पर मध्यकाल में क्या कहते थे? हाँ, विदेशी बोलते हैं। ठीक है ना? और इसी प्रकार कोई नगर में रहने वाला व्यक्ति है, कोई नगरवासी है, तो नगरवासी जो है वो वनवासियों के लिए विदेशी शब्द का यूज करते थे। वनवासियों को क्या कहते थे? विदेशी कहते थे। भारत का नामकरण किस आधार पर पड़ा वो हम आपको पहले पढ़ा ही चुके हैं। लिख लीजिएगा, परदेशी विदेशी। फारसी में हिंदू, याद रखना हिंदू शब्द फारसी भाषा का है। यूनानी में इंडोस या इंडस। हिब्रू भाषा में होडू। हिब्रू भाषा में होडू। लैटिन में इंडस। और चीनी भाषा में तिएनचू। ये सभी शब्द सिंधु के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये सभी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? सिंधु के लिए प्रयुक्त हुए हैं। हिब्रू में होडू। यूनानियों ने सर्वप्रथम, कोष्टक में हेरोडोटस भी लिख सकते हो आप, इंडिया नाम दिया था। इंडिया नाम दिया था। जब आर्य भारत में आए थे तो इसको सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा गया था। जब आर्य भारत में आए थे
तो इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। आर्यों के आगमन पर भारत का नाम सप्त सैंधव प्रदेश भी था। कुछ छूटे हुए फैक्ट यहां लिखा देता हूं भारत के नामकरण में, बाकी तो चीजें मैनेज हो जाएंगी। मनुस्मृति क्या कहती है कि सरस्वती और दृष्टवती, सरस्वती प्लस दृष्टवती, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वो ब्रह्मवर्त प्रदेश कहलाता था। ब्रह्मवर्त प्रदेश कहलाता था। इसकी गणना अत्यंत पवित्र क्षेत्र के तौर पर मानी जाती है। भारत का अत्यंत पवित्र क्षेत्र, संभवतः ऋग्वेद की रचना इस जगह हुई थी। ऋग्वेद यहीं रचा गया। और इसके अलावा मनुस्मृति कहती है गंगा यमुना दुआब, इसने ब्रह्म ऋषि देश की संज्ञा दी है। और ब्रह्म ऋषि देश मनुस्मृति ने किसको कहा है? गंगा यमुना दुआब को ब्रह्म ऋषि देश कहा है। लिखिएगा। समुद्र में और हिमालय के बीच में जो भूमि है, समुद्र में और हिमालय के बीच में जो भूमि है उसको आर्यावर्त कहा गया था। आपको यह बताया था, मनुस्मृति में ही यह कहा गया है। हिमालय से लेकर के विंध्याचल के भाग को, ठीक है ना, इसी मनुस्मृति में आर्यावर्त शब्द भी मिलता है और वो हिमालय से विंध्य का भाग है। हिमालय से विंध्य का भाग है। और दोस्तों कल हमने क्लास में भी बात की थी, एक ग्रंथ मिलता है हमें काव्य मीमांसा, और काव्य मीमांसा किसके द्वारा कृत है? राजशेखर के द्वारा कृत है। राजशेखर के इस काव्य मीमांसा में नर्मदा के उत्तरी क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया है। राजशेखर के इस ग्रंथ काव्य मीमांसा में नर्मदा के इसको आर्यावर्त कहा गया। हिंदुस्तान अभिलेखीय प्रमाण, सशानी अभिलेख, टू 262 कल बताया था ईस्वी, ये सशानी अभिलेख है, ठीक है ना। हाँ, साशानी अभिलेख के अलावा इसका नाम नक्शे रुस्तम भी है। जो साशानी अभिलेख है इसको हम लोग नक्शे रुस्तम भी कहते हैं। ये शाहपुर प्रथम का है। शासक कौन था? साशानी शासक था, तो साशानी अभिलेख भी कहते हैं इसको। देखिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। शाशानी अभिलेख 262 ईस्वी, और नक्शे रुस्तम, इस शाशानी अभिलेख को कहते हैं, शाशानी वंश का नाम था, शाहपुर उनके शासक का नाम था, शाहपुर प्रथम ने कहा था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग साहित्यिक स्रोत में आपको कहां दिखाई देता है, तो इसी हिंदुस्तान शब्द का साहित्यिक जो स्रोत है, कि सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द किसने यूज किया था, तो 982 ईस्वी।
अज्ञात एक लेखक था और उसका एक ग्रंथ हमें प्राप्त होता है, हुडूद उल आलम। हुडूद उल आलम। इस किताब में सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ है। हाँ, अच्छी बात है। सुनिएगा, तो हिंदुस्तान जो शब्द है वो अगर अभिलेखों में हम देखते हैं तो ये 262 ईस्वी का शासानी वंश के शासक शाहपुर प्रथम का एक शासानी अभिलेख, जिसे नक्शे रुस्तम भी कहते हैं, वो मिलता है। और इसमें आप देखिए, हुडूद उल आलम, ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग किया गया शब्द था। ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग किया हुआ शब्द था। हुडूद उल आलम 982 ईस्वी की एक यूनानी अज्ञात लेखक था। ठीक है ना। चाइनीज की बात करें, चीनी लेखक। अब चीनी लेखक क्या कहते हैं, जो हमारी सिंधु नदी थी, ठीक है ना, एक व्यक्ति था झांग कियांग। ये झांग कियांग चाइनीज एक यात्री था, चाइनीज एक लेखक था। इसने क्या किया था, इसने सिंधु नदी के इसने सिंधु नदी के निचले भाग को एक नाम दे दिया था। इसने नामकरण किया इसका। क्या नामकरण किया था, सेन दू। ये चाइनीज में लिखा था इसने। जांग कियांग था सबसे पहले, सिंधु नदी के निचले भाग को नामकरण देता है सेन दू। ठीक है ना। फिर चीनी लेखक या यात्रियों की ही बात चल रही है, अगला व्यक्ति वेनसांग आया था भारत में। और जब वेनसांग आया तो वेनसांग ने इसे तिएनचू कहा। वेनसांग ने भारत के सिंधु नदी के इलाके को क्या कहा, तिएनचू कहा। और तिएनचू के अलावा इसने इंतू भी कहा था, इन तू। ये सिंधु के लिए वेनसांग के द्वारा प्रयोग किया गया। ऐसा ही चीनी यात्रियों में एक व्यक्तित्व तो और था, सुनिए ध्यान से। चीनी यात्रियों में एक व्यक्ति और था, इत्सिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इत्सिंग भी चीनी यात्री था और इससे भी आप चाइनीज नाम की उम्मीद करेंगे, लेकिन इसने भारत को आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र कहकर के संबोधित किया था। अगर एनसीईआरटी यहीं से क्वेश्चन बना के देती है कि निम्न में से आर्य देश कहने वाला व्यक्ति कौन था, ब्रह्म राष्ट्र कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि इत्सिंग, क्योंकि चाइनीज है इसने ऐसा नाम दिया होगा। लेकिन ये कंफर्म है। वेनसांग ने तिएनचू इंतु कहा था, झांगक्यांग ने सिंधु वाले निचले बाको सेंदु कहा था, और इत्सिंग ने इसको आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र की संज्ञा दी थी। ठीक है ना। अब इसके अलावा एक और चीज सुनिएगा। आपको याद होगा, भारत की वैज्ञानिक सीमा पड़ती है हिंदू कुश पर्वत। बताओ, हिंदू कुश पर्वत, इसको भारत की वैज्ञानिक सीमा कहते हैं। इसको पेरोपनेसिस कहा। इसको पेरोपनेसिस कहा किसने, यूनानी लेखकों ने। यूनानी लेखकों के द्वारा इस हिंदुकुश पर्वत को क्या कहा गया है, पेरोपनेसिस कहा गया। यूनानी लेखक इसको लिखते हैं। ठीक है। पेरोपनेसिस, और इसको सॉरी, एक नाम और दिया गया था, इंडियन काकेशस। ये दोनों ही नाम यूनानी लेखकों की देन है। ये दोनों ही नाम किसकी देन है, यूनानी लेखकों की देन है। हिमालय जो पर्वत है, इस हिमालय पर्वत को जो चीनी यात्री थे उन्होंने सुंगलिन कहा है। सुंगलिन। हिमालय पर्वत का नाम क्या है, सुंगलिन। और ये नाम कौन देता है इनके लिए, चीनी यात्री देते हैं। ऑलवेज, हमेशा की तरह आपकी आज की क्लास भी आई थिंक आपको पसंद आई होगी।
जब हम आगे बढ़ते हैं और अथर्ववेद पढ़ते हैं तो अथर्ववेद में हमें एक सूक्त मिलता है, पृथ्वी सूक्त। उस पृथ्वी सूक्त में यह कहा गया है कि भूमि हमारी माता है और हम इसकी क्या है, संतान है। भूमि हमारी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, यह कहकर के देश प्रेम के इस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है कि भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। यह अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में आपको मिलता है। नमस्कार भाई, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। तो ये भारत की सांस्कृतिक विशेषता, भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर हम लोग चल रहे थे। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पे बात हो रही थी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर बात करते हैं। थोड़ा और कर लें इसको कंटिन्यू। बताओ, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोगों का? टाइमिंग क्या हो गई? नहीं कर सकते कंटिन्यू? क्लास होगी मैडम की, फिर वो प्रॉब्लम खड़ी कर देंगी मेरे लिए। बोले सर आप मेरी क्लास के टाइम पर ही क्लास लेते हो और 1 घंटे का पता ही नहीं चला कब निकल गया। नहीं, तबीयत तो ठीक है फिलहाल। आप एक काम करिए, सोनल मैडम की क्लास ले लीजिए यूट्यूब पर जा करके। 11 बजे कंटिन्यू ज्वाइन करिएगा दोबारा से द्रोणाचार्य बैच में। ये टॉपिक अभी अधूरा है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कल आएंगी। मैं काफ़ी सारी इसमें अ, इस टॉपिक को कंप्लीट करने से रिलेटेड कुछ इमेज भी इसमें इस बार लेकर के आया हूँ आपके लिए। कुछ मैपिंग से समझाऊंगा। ये कुछ टूल्स हैं जिनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज को समझेंगे कि किस किस तरीके से मनुष्य ने आगे बढ़ना शुरू किया था, उसका डेवलपमेंट किस किस लेवल पे था। ये सारी चीजें, ये पत्थर के औजार हैं, ये किस तरीके से पेड़ों की जड़ों को खोदने के काम आ रहे हैं, ये किस तरीके से जानवरों की खालों को लेकर के वस्त्र बनाने के काम आ रहे हैं। इस तरीके से ये नुकीला जो हिस्सा है, इससे इससे ये पेड़ों की जड़ों को खोद रहे हैं। इस तरीके का बहुत बढ़िया इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा आपकी क्लास में। ये भी अच्छे कुछ टूल्स हैं जो आपको देखने हैं। तो यही कुछ है बस इस क्लास का मुद्दा, और आप देख सकते हैं इसको। इन पे भी हमारी बात चलेगी आपके साथ क्लियर। तो ये कुछ टूल्स कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, तो आप लोग इसको ज्वाइन करिएगा। कल एक लास्ट डेमो देंगे इसको, इसके बाद ये ब्लॉक हो जाएगी क्लास। तो जिन विद्यार्थियों को कोर्स नहीं लिया है, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप ले लीजिएगा। तो आप जुड़ जाइएगा और 1 घंटे मैडम की क्लास लीजिए। आज मैं रिसर्च पढ़ाऊंगा आपको जरूर पक्का। और हम लोग, नहीं नहीं, अब पढ़ाना पड़ता है प्रीति, कोई बात नहीं। आप लोग इसको बढ़िया सेट करिए। मैं 11 बजे मिलता हूँ द्रोणाचार्य में। अपन गांधी जी की मांगों को, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के, इरविन की घोषणा को लेकर के गोलमेज सम्मेलन तक पढ़ते हुए आगे जाएंगे। ठीक है ना? फीस अभी आप ले लो, कल कल तक यही रहेगी, कल के बाद फीस बढ़ जाएगी। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सबके लिए।